हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 13 जनवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आज के आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआईबी को थोड़ा सा डिले किया है, 7 AM यानी सुबह 7 बजे अपलोड करूँगा। करंट अफेयर्स को 6 बजे अपलोड करूँगा। उसके बाद 8 बजे आपकी डेली वोकैब क्लासेस आ जाएगी, ताकि मैं शाम को जो नाबार्ड ESI ARD सीरीज़ की मतलब पेड कोर्स है उसकी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ सबको। तो वैसे भी ESI ARD मुझे पेड प्रोवाइड करनी ही है, चाहे वो नाबार्ड के लिए हो या फिर RBI के लिए हो। चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने लोहरी की संध्या पर, आपको पता है 13 जनवरी को क्या लोहरी मनाया जाता है ना, उसी संध्या पर पूरे देशवासियों को बधाई दी। पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण, पौष, इन सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। तो ये फेस्टिवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जितने की बात की गई है। तो प्रेसिडेंट ने बधाई दी, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। विंटर सीजन की समाप्ति की घोषणा करते हैं और स्प्रिंग की तरफ इशारा करते हैं। उशर मतलब क्या होता है? उशर मतलब होता है रास्ता दिखाना। हमने वोकैबुलरी की क्लासेस में पढ़ा है। उशर मतलब होता है रास्ता दिखाना, इशारा करना, ठीक है। प्यूपल क्या है? अच्छी फसल उपज की बात करते हैं कि भैया, इसीलिए ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है देश में। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, आप इतना समझ सकते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल 13-14 जनवरी, 14 जनवरी को पोंगल और कई सारे बिहू, आपका मकर संक्रांति, खिचड़ी, कितने सारे पर्व होते हैं। मकर संक्रांति इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को क्रॉस कर चुका होता है, यानी उत्तरायण की तरफ बढ़ चुका होता है। उत्तरायण सबसे याद आया आपको? भीष्म पितामह ने अपनी जो है इच्छा मृत्यु में कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा तब वो देह त्याग करेंगे। तो वही है उत्तरायण, यानी मकर संक्रांति को उन्होंने अपनी देह त्याग की होगी। साथ ही साथ 14 जनवरी इसलिए फेमस है कि इनऑस्पिशियस फेज ऑफ द मंथ कॉल्ड पूस। इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ। आपको याद होगा हिंदू जो लोग होते हैं उसमें शादी के बाद लड़कियां जो है कोई शुभ काम नहीं करती, या इवन शादियां भी नहीं होती हैं पूस महीने में। 15 दिसंबर के बाद 15 जनवरी तक मोस्टली शादियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि पूस चल रहा होता है हिंदू महीना। तो ये भी समाप्त हो जाता है, तो यानी शुभ संकेत शुरू हो जाते हैं। नाम आप देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया के अलावा ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, ये भले ही इंपॉर्टेंट ना हो। पूस पर्व कहा जाता है इसको बंगाल में, तमिलनाडु में कहा जाता है पोंगल, उत्तरायण कहा जाता है गुजरात में, असम में कहा जाता है भोगाली बिहू, पंजाब और जम्मू कश्मीर में इसको लोहरी कहा जाता है, हरियाणा और हिमाचल में इसको माघी कहा जाता है। उसके बाद बचता है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में इसको मकर संक्रमा कहा जाता है, कश्मीर में इसको सैनक्रांत कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको सुकरात कहा जाता है, और बाकी खिचड़ी पर्व आपको पता ही है, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब राज्यों में खिचड़ी पर्व कहा जाता है। लोक अदालतें इमरजेंस मतलब उभर रही हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टूल के आधार पर, यानी जो विवाद होते हैं उनको निपटाने में लोक अदालतें एक बेहतरीन हथियार, टूल हो रही हैं, औजार हो रही हैं। 2021 में 1,27,87,329 कितने? 1,27,87,329 मुकदमे निपटाए गए हैं लोक अदालतों में, चाहे वो ई अदालतें हों या ई लोक अदालतें हों, डजेंट मैटर। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका पर्पस क्या है? लोगों को कम पैसे में न्याय उपलब्ध करवाना और जल्दी से जल्दी, इसीलिए लोक अदालतें इंडिया में कंडक्ट की जाती हैं। नालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ मिलकर कोशिश करता है कि लोक अदालतों के द्वारा जो बहुत सारे विवाद हैं उनको निपटाया जाए। 4 नेशनल लोक अदालतें हैं जिनकी वजह से 1,27,87,329 केसेस निपटाए गए 2021 में। जून 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? कोविड आ गया तो उन्होंने कहा भैया ई लोक अदालतें कर दो, यानी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोक अदालतें ऑर्गेनाइज करो। तो ई लोक अदालत बन गई। इंडिया की पहली ई लोक अदालत कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? छत्तीसगढ़ में। ये आपको याद रखना है। रायकोट जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट था उसने इंडिया की पहली लोक अदालत ऑर्गेनाइज की थी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा ये लोक अदालतें कंडक्ट करवाती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में पास हुआ, लेकिन नालसा की स्थापना 1995 में की गई। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 39A है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है, आपको पता है ना, डीपीएसपी, इसमें 3 तरह के प्रिंसिपल हैं। एक तो सोशलिस्टिक हो गया, दूसरा गांधीयन हो गया, तीसरा मॉडर्न हो गया। तो 39A गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। वो कहता है कि जो गरीब और
कमज़ोर तबका है सोसाइटी का, उसको जल्दी से जल्दी और कम पैसे में जस्टिस मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जस्टिस की। उसके अलावा आर्टिकल 14, आर्टिकल 22(1) ये राज्य को जिम्मेदारी देता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, यानी कानून के समक्ष सभी समान हो। तो इसीलिए ये लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा क्रिएट की गई। लोक अदालत, तो इसको जनता का न्यायालय भी कहते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल मैंने बताया। फर्स्ट लोक अदालत कैंप 1982 में ही स्थापित कर दिया गया। 1982 में, इसका मतलब जब स्थापित किया गुजरात में, तब इसको कोई लीगल बैकिंग तो थी नहीं, क्योंकि 1987 में एक्ट ही पास हुआ। तो 1982 में जब लोक अदालत हुई, उसको लीगल बैकिंग नहीं थी। हालांकि जो लोक अदालतें हैं उनको CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोड का दर्जा प्राप्त है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में पास हुआ। 2010 में इसको अमेंडमेंट किया गया और परमानेंट लोक अदालतें स्थापित कर दी गई। 4 नेशनल लोक अदालतें हैं। जो लोक अदालतें होती हैं उनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो होता है सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट होती है। तो याद रखिएगा, लोक अदालतें इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत फैसले देती हैं। परमानेंट जो लोक अदालतें होती हैं वो 1 करोड़ तक के विवाद निपटा सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया और कोरिया, साउथ कोरिया के बीच जो ट्रेड होता है उसके बीच में। 2030 तक इंडिया साउथ कोरिया के बीच में टारगेट है कि $50 बिलियन, कितना, $50 बिलियन का टारगेट अचीव किया जाए बायलैटरल ट्रेड। इंडिया साउथ कोरिया द्वारा सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2009 में साइन कर दिया गया था। देखते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई है, चाहे वो ट्रेड मिनिस्टर हो साउथ कोरिया के या फिर हमारे यहाँ के, इन सबके मिनिस्टर। देखिए कितनी अजीब बात है ना, दूसरी कंट्रीज में एक मिनिस्टर होता है, हमारे यहाँ पे एक ही मिनिस्टर के पास कई सारे मंत्रालय हैं। काम पता नहीं कैसे ढंग से होगा। दोनों कंट्रीज अब सेपा से आगे बढ़कर बिजनेस टू बिजनेस जो नेगोशिएशन है उसको प्रमोट कर रहे हैं। सेपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया साउथ कोरिया का बायलैटरल ट्रेड $50 बिलियन करना है 2030 तक, ऐसा कहा गया था 2018 की समिट में। इंडिया साउथ कोरिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट कितना है? $5 बिलियन का, वो अब बढ़कर हो गया है $8 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट यानी इंडिया के लिए नुकसानदेह है ना, $8 बिलियन है साउथ कोरिया के साथ। आप साउथ कोरिया को कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं हो, इंपोर्ट करते रहते हो, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है आपका ट्रेड डेफिसिट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको आप सेपा कहते हैं, सेपा इंडिया साउथ कोरिया के बीच में 2009 में साइन किया गया, 2010 से लागू हो गया। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ सेपा देख लीजिए। साउथ कोरिया जापान इन दोनों के बीच में क्या सेपा साइन किया जा चुका है। 2021 में इंडिया और UAE के बीच में भी फॉर्मल नेगोशिएशन हो गई सेपा को लेकर, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बाकी सेपा बांग्लादेश के बाद साथ भी साइन किया जाना है। इंडिया और साउथ कोरिया का ट्रेड देख लीजिए आप, $20 बिलियन फर्स्ट टाइम जो है टच किया है अब 2018 के बाद से। हालांकि इसको कितना करना है? $50 बिलियन। कब तक करना है? 30 तक। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ATL स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया था। ATL मतलब अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसके जो विजेता हैं उनको अनवील कर दिया गया है। बहुत सारे विजेता हैं, 35% तो मात्र गर्ल्स स्टूडेंट हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अटल स्पेस चैलेंज 2021 कौन सी 3 बॉडीज थी जो इसमें शामिल थी? पहली बात तो अटल इनोवेशन मिशन, फिर इसरो और CBSE, ये 3 बॉडीज शामिल थी जिन्होंने ATL अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 को लॉन्च किया था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अटल टिंकरिंग लैब और नॉन अटल टिंकरिंग लैब के स्टूडेंट इसमें शामिल हुए। 75 टॉप इनोवेटर्स को सिलेक्ट किया गया है और उनके नाम अनाउंस किया गया है। 75 याद रखिएगा, तो जायज़ है आप याद नहीं रख पाएंगे तो उनको 75 बस याद रखिए। 75 जो है सिलेक्ट किए गए हैं ATL स्पेस चैलेंज में। 75 सिलेक्ट किए गए हैं, लगभग 6500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, इसमें से 35% गर्ल्स स्टूडेंट थी। ATL स्पेस चैलेंज याद रखिएगा, बोथ फॉर ATL और नॉन ATL। अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021, ATL स्पेस चैलेंज 2021, पर्पस क्या था? स्पेस सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट करना। अटल टिंकरिंग लैब ये अटल इनोवेशन मिशन का इनिशिएटिव है। अटल इनोवेशन मिशन किसका
इनिशिएटिव है, नीति आयोग का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। 17 एरियाज पर फोकस किया जाता है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो बहुत बेकार सा आर्टिकल था, लेकिन 17 जो आपके प्री आइडेंटिफाइड एरियाज थे, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। साथ ही साथ जो आपका ATL स्पेस चैलेंज है, उसमें 3 संस्थाएं हैं, AM यानी अटल इनोवेशन मिशन, फिर इसरो, फिर CBSE। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी गई उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। तो स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को 159th यानी 159वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई हमारे देश में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 1863 को। तो नेशनल यूथ डे हमारे देश में मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। थीम क्या है? उत्साह नए भारत का, या फिर यूथ एक्साइटमेंट ऑफ न्यू इंडिया, ये है थीम। तो देख लीजिए, युवा युवा उत्साह नए भारत का, ये है थीम। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो 1984 में डिसाइड किया गया कि बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाएगा। तो नेशनल यूथ डे पहली बार कब मनाया गया? 12 जनवरी 1985 को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी 1985 को है, तो इसलिए 25 क्या होगा? 25 जनवरी को क्या नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद नेशनल यूथ फेस्टिवल इनकी याद में मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो इस बार मनाएगा 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, 2022 में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी गई है इनकी जन्म यानी बर्थ एनिवर्सरी पर, जयंती पर। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों भाई? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। इस बार जो 12 जनवरी पड़ रही है 2022 में 159th 159वीं बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इस बार जो नेशनल यूथ डे उसका थीम क्या है? उत्साह नए भारत का। क्या है थीम? उत्साह नए भारत का, यूथ एक्साइटमेंट ऑफ न्यू इंडिया। देखिए, नेशनल यूथ डे की शुरुआत हुई 1985 में, 1984 में ये डिसाइड किया गया। इस बार 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल बनाया रहा है 12 जनवरी से 16 जनवरी तक, 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करता है। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में थोड़ा जान लीजिए आप। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ, बहुत कम वर्ष जी पाई है, 1902 में इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। वेदांत और योगा में इन्होंने शिक्षा ली। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की, याद रखिएगा आप। रामकृष्ण परमहंस, इसके क्या नाम था गुरु का? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने कर दी। 1893, एक ये डेट याद रखिएगा, शिकागो में विश्व धर्म संसद का सम्मेलन हुआ था। विश्व धर्म संसद 1893, उसको संबोधित किया था किसने? स्वामी विवेकानंद जी से। तभी से ये फेमस हुए। 1902 में बेलूर मठ में इनका निधन हो गया। तो बेलूर मठ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, जो कि रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। तो 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म संसद को संबोधित किया, तब से ये चर्चा में आ गए। फिर देखिए, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए क्या लॉन्च कर दिए गए हैं सुभाष सरकार द्वारा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अनाउंस किए हैं। ये यूनिसेफ की मदद से अनाउंस किए जाते हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। श्री सुभाष सरकार मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अनाउंस कर दिए हैं 2021-22 के लिए। देखिए, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन जिन स्कूलों में मेंटेन किया जाता है, और अब तो इसमें कोविड-19 यानी हेल्थ भी शामिल हो गई है स्टूडेंट की। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 2016-17 में अनाउंस किए गए थे। कब? 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अनाउंस किए गए थे, तब से ये दिए जाते हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में सभी कैटेगरी शामिल की गई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, रूरल अर्बन एरियाज में सभी तरह के स्कूल शामिल किए गए हैं। आपको याद रखना है कि जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है 6 सब कैटेगरीज हैं, ये हैं आपकी 6 सब कैटेगरीज, आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी जोड़ी गई है कोविड-19,
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर 5 स्टार रेटिंग सिस्टम अडॉप्ट की जाती है स्कूल्स के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार देने के लिए। तो 5 स्टार रेटिंग दी जाती है उन स्कूल को जिन्होंने 100% अचीवमेंट हासिल किया है, तो उनको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है। नेशनल लेवल पर 40 स्कूल ऐसे हैं जिनको इस बार अवार्ड मिलेगा, यानी 5 स्टार रेटिंग मिलेगी ओवरऑल कैटेगरी में। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड मैंने स्कूल को दी जाती है। पहले ये 50,000 थी, अब इसको 60,000 पर स्कूल कर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार याद रखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत आता है। जो 6 सब कैटेगरी वाइज अवार्ड हैं फर्स्ट टाइम अनाउंस किए गए हैं, 20,000 पर स्कूल दिए जाएंगे, यानी जितनी कैटेगरी में आप टॉप करोगे 20,000 एक कैटेगरी एक स्कूल पे दिया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा। तो आज के हमारे इतने ही आर्टिकल थे, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।